ये आज का टॉपिक जो है वो हमारा है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बेसिकली एग्रीकल्चर का जो स्टार्ट हुआ था जिसको हम फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं। एंड इट स्टार्टेड 8000 BC, या आप कह सकते हैं 10,000 ईयर्स अगो। उसमें इंसान ने हंटिंग और गैदरिंग कल्चर से जंप लगाया और एक ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट की जिसमें कि उसने अपने फूड को खुद से प्रोड्यूस करना शुरू किया। एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल कि जब उसने डोमेस्टिकेशन की प्लांट्स और एनिमल्स की। तो ये जो फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है, इससे रिलेटेड एक थ्योरी है जिसको किचन मिडल थ्योरी कहा जाता है। और किचन मिडल बेसिकली उस एरिया को कहा जाता है या घर के उस हिस्से को कहा जाता है जहाँ पे प्रिमिटिव लोग जो है वो खाना खाते थे। और वहीं पे कुछ लेफ्ट ओवर्स या सीड्स जो हैं उनके सैपलिंग्स ग्रो करना शुरू हुए। तो उस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने लर्न किया कि किस तरह से बीज को अगर दबा दिया जाए तो प्लांट्स की ग्रोथ हो सकती है और दैट कैन प्रोड्यूस फूड फॉर दैट। सो इसको किचन मिडल थ्योरी कहा जाता है। और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के हवाले से जो एरियाज है उसमें कुछ थ्योरिस्ट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया को रेफर करते हैं फॉर द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, और दूसरी तरफ से मेसोपोटामिया को सोर्स कंसिडर किया जाता है। दो कि इंसानी आबादियाँ जहाँ जहाँ पे भी दुनिया में है वहाँ पे अब मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ एडवांसमेंट है इन एग्रीकल्चरल फील्ड। ठीक है, तो दूसरी जो डेफिनेशन है टेंडिंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स अंडर ह्यूमन सुपरविजन, जिसके बीच में कल्टीवेशन भी आ जाती है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाती है या ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स जो है, जिस तरह से हम डेयरी फार्मिंग को देखते हैं या ब्रांचिंग को देखते हैं। दैट इज ऑल्सो अ सेक्टर इन एग्रीकल्चरल फील्ड। सो एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ क्रॉप्स तक महदूद नहीं है, बल्कि एनिमल्स या लाइफ स्टॉक भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है जी, इसमें अब जैसे यहाँ पे सिस्टम्स को मैप्स के थ्रू दिखाया गया है जिसमें आपको कहीं पे हर्डिंग मिलेगी जो कि नोमैडिक हर्डिंग है, जिसको यहाँ पे पेस्टोरल पास्चर बेसिकली चरागाह को या मैडो को कहा जाता है। तो पेस्टोरल नोमैड्स आपको ज्यादातर ये सहराई इलाकों में नजर आएंगे, और उसमें एक बहुत एक्सटेंसिव एरिया है, चाहे आप मंगोलिया तक देख लें, एक्सटेंडेड फ्रॉम तिब्बत, और उसके बाद ये आपका साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट एशिया, इवन सेंट्रल एशिया, यहाँ पे काफी एक्सटेंसिव है। उसी तरह से कालाहारी और नमीब डेजर्ट की तरफ भी आपको ये पेस्टोरल नोमैड्स या नोमैडिक हर्डर्स नजर आएंगे। उसके बाद इंटेंसिव सबसिस्टेंस को देख लीजिए, पिंक कलर में है। ये रीजन साउथ एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, जहाँ पे लिमिटेड लैंड्स हैं और रिसोर्सेज जो है या बर्डन ऑन लैंड जो है वो ज्यादा है, मीन्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कम है। सो इंटेंसिव यूजेज ऑफ लैंड किया जाता है। साल में दो दो फसलें, तीन तीन फसलें लगाई जाती हैं। और उसके साथ साथ इफेक्ट क्या है, आउटकम क्या है कि सिर्फ सबसिस्टेंस है। आबादियां इतनी ज्यादा है लोकल कि वो गुजारा जो है वो अपना ही पूरा होता है, बाकी इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं आता। ठीक है जी, इसी तरह से यहाँ पे एक और आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल प्लांटेशंस हैं, जैसे कि ये वाला एरिया है। यहाँ पे आपको कॉफी की और कोका बीन्स की, जैसे ये घाना और इस तरफ आप पे देख रहे हैं। और फिर कीनिया की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको टी प्लांटेशंस मिलेंगी। सेम ये सदर्न इंडिया, श्रीलंका, सिलहट और ये बांग्लादेश के नॉर्थ भूटान साइड पे ये प्लांटेशंस नजर आएंगी। इंडोनेशिया मलेशिया में जो है वो प्लांटेशन आपको नजर आती हैं, रबर प्लांट्स की भी मिल जाती हैं। ठीक है जी। सो प्लांटेशन फार्मिंग आपको नजर आ रही है। लाइफ स्टॉक रैंचिंग आपको ये पंपास के एरियाज के साथ साथ अर्जेंटीना है, पेराग्वे है, यूराग्वे है, यहाँ के गाउचूज बहुत मशहूर है। ठीक है जी, जिनको गाउचू कहा जाता है। और ये बेसिकली हॉर्स बैक राइडर्स हैं जो कि डील कर रहे होते हैं विद द एनिमल हर्डिंग एंड रैंचिंग। और यहाँ पे इसको हम जब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो ये काउबॉयज कहलाते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह से यहाँ पे शीप हर्डिंग जो है, ये शीप से रिलेटेड आपको ज्यादातर नजर आती है ऑस्ट्रेलिया में, रैंचिंग जो है। ठीक है,
उसके साथ फिर हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का भी सिंबल देख रहे हैं, लाइट ग्रेन है, और ये आपको ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए और कनाडा में नजर आएगा, जिसको प्रेरीज के प्लेन्स कहा जाता है। ये स्टेप्स ऑफ रशिया भी हमने पढ़े थे, यहाँ पे भी है। अर्जेंटीना और ये पेराग्वे वगैरह की साइड पे भी है। ठीक है जी, वेल्ड का रीजन हमने साउथ अमेरिका अफ्रीका में पहले पॉपुलेशंस में पढ़ा था। और डाउन्स का रीजन जहाँ मरे और डार्डन रिवर्स है। ठीक है जी। इसी तरह से इंटेंसिव सब कमर्शियल फार्मिंग भी होती है, और ये मिक्स फार्मिंग इंक्लूड करके होती है। ये ज़्यादातर आपको ईस्टर्न यूएस साइड, मोस्ट ऑफ द यूरोप और चाइना की तरफ, या इवन ये जो रीजन इंडोनेशिया, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड का रीजन है वहाँ पे आपको नज़र आ रही है ज़्यादातर। ठीक है जी। अब ये तो ओवरव्यू है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ कहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज और कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। तो आज से जो 10,000 साल पहले जो सिस्टम इनिशिएट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, दैट वाज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो यहाँ पे मैप में तो नहीं दिखाई गई, लेकिन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बेसिकली नोमैडिक हर्डिंग से ही मिलती जुलती है, यानी कि इसमें इंसान जो है वो फिक्स जगह पे नहीं रहता। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर सिस्टम जहाँ पे प्लॉट्स ऑफ लैंड जो है वो टेम्पररी कल्टीवेशन में आते हैं। यानी कि पहला क्या होगा कि यहाँ पे फॉरेस्ट होगा, उस फॉरेस्ट को बर्न कर दिया जाएगा या कट कर दिया जाएगा, जिसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, स्लैश एंड बर्न। ठीक है जी, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि इसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, सेमी नोमैडिक है, या सेमी सिडेंट्री कह रहे हैं इसको ऑपोजिट टर्म में। स्लैश एंड बर्न कर लिया जाएगा, कट किया जाएगा, बर्न किया जाएगा, जैसे यहाँ पे आप ये फॉरेस्ट का एक प्लॉट बर्न हुआ हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर द टाइम भी एक जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो रिलीज हो जाएगा, न्यूट्रिएंट ऐड हो जाएगा सॉइल में, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाएगी। सो एक लोकल कम्युनिटी अपनी ज़रूरत के लिए जो फूड ग्रो करना चाहती है वो यहाँ पे ग्रो कर देगी। कुछ अरसे के बाद ये इसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि फर्टिलिटी अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाती है। कोई मॉडर्न टेक्निक सप्लाई नहीं की जाती, डिगिंग स्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन में सुराख करते हैं, बीच में बीज डाल देते हैं। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है कि क्योंकि फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं हो रहे होते, तो अल्टीमेटली ये सॉइल जो है ये बैरन हो जाएगी, ये इनफर्टाइल हो जाएगी। सो अकॉर्डिंगली इट विल बी लेफ्ट ओवर, और दोबारा से यहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट ग्रो करेंगे, और फिर अल्टीमेटली फिर से एक साइकिल शुरू होगा। लेकिन तब तक कई और प्लॉट्स ऐसे खाली कर दिए गए होते हैं, और वहां पे ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। इसके आगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस का मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन कॉनोटेशंस ऑफ इंटेंसिव, बहुत सारी। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम पंजाब के रीजन पाकिस्तान इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे खरीफ और रबी की फसलें होती हैं। यानी एक फसल जो बहार के मौसम में कटी है, ये रबी की फसल है, रबी का मतलब स्प्रिंग है। इसकी बुआई जो है वो सर्दियों के स्टार्ट में हुई थी। उसके बाद दूसरी आ जाएगी खरीफ की फसल, जिसकी बुआई आजकल हो रही है, और चावल को बोया जा रहा है, या फिर कपास की काश्त की जा रही है, या फिर गन्ना लगाया जा रहा है। ये खरीफ जो है ये जाके अगस्त सितंबर में कटेगी। ठीक है जी। और ये खरीफ जो है ये बेसिकली ऑटम सीजन में जाके हार्वेस्ट होगी। सो एक तो ये है कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस का मतलब ये है कि जमीन को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता, पूरा साल उसमें रोटेशन के साथ फसलें उगाई जाती। सो एक तो ये लैंड बेस्ड इंटेंसिव है, दूसरा ये लेबर बेस्ड इंटेंसिव है, जैसे मैनुअल लेबर इन्वॉल्व है, और वो ज्यादा लेबर चाहिए आपको। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द लेबर इज एक्चुअली engaged इन दिस एक्टिविटी, क्योंकि मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फॉर्म साइज छोटा है, एवरेज साइज कम है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ लैंड जो है वो ज्यादा होती, मतलब अप्लाई होती। ठीक है। उसके बाद इंटेंसिव मैक्सिमाइज यील्ड आपने करनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटेंसिवली क्रॉप्स को कल्टीवेट करना पड़ेगा, आपको इंटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर करना पड़ेगा, आपको इंटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड करना पड़ेगा टू सिक्योर द क्रॉप। और उसके साथ साथ क्या होगा कि आपको एक इंटेंसिव इरिगेशन भी चाहिए। तो हर चीज इंटेंसिव होने के बावजूद
अब होता क्या है कि पर एकड़ प्रोडक्शन तो हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन चूंकि टोटल नंबर ऑफ एकर्स कम है, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ सबसिस्टेंस लेवल पे रह जाती है। यानी कि हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान गंदम के मामले में खुद कफील है, मतलब अपनी जरूरत पूरी कर लेता है, लेकिन ये नहीं कहते कि वो एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो इस हवाले से ये इम्पोर्टेंट है कि सबसिस्टेंस का मतलब है कि सिर्फ आपका लोकल गुजारा चल रहा है। इसके बाद आई थी एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग, इसको कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का नाम भी दिया जाता है। और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है ये आप अभी हमने ऑब्जर्व किया कि वो सारे इलाके जो कि टेम्परेट ग्रास लैंड्स हैं, जैसे कि हमने पंपास ऑफ अर्जेंटीना की बात की। ठीक है जी। उसके बाद हमने बात की है प्रेरीज ऑफ यूएसए एंड कनाडा। सो प्रेरी के प्रोविंसेस या ग्रेट ग्रासलैंड जो है अ, वो इसमें शामिल होते हैं। ग्रेट प्लेन्स के एरियाज जो कि यूएसए और एंड कनाडा। ठीक है जी। उसके बाद हमने स्टेप्स ऑफ रशिया, इसको ऑब्जर्व किया कि ये भी ग्रासलैंड है रशिया के, जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। और उसमें क्या है, पर एकड़ प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया जाता, नंबर ऑफ एकर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत स्मॉल इनपुट्स ऑफ लेबर, फर्टिलाइजर बड़ा कम इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल बहुत कम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और लार्ज लैंड एरिया जो है वो फॉर्म कम्यून्स की सूरत में कंबाइन करके फार्म लैंड्स की लेंथ और एरिया जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आ गए थे, मरे और डार्लिंग रिवर के साथ का एरिया है, वहाँ पे भी ये है। वेल्स साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे भी आपको यही प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है जी। और ये बेसिकली ग्लोबल जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है या जो प्रोडक्शन है ग्रेन्स की, स्पेशली वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, वो इन रीजन्स को कहा जाता है, बिकॉज दे आर कमर्शियली प्रोड्यूसिंग। सो वैसे तो बाय नेचर वीट जो है वो, अगर ग्रेन को बेस बनाया है तो वो सीरियल क्रॉप है, अगर उसकी यूजेबिलिटी को बेस बनाया जाए तो वो फूड क्रॉप है। लेकिन यहाँ पे ये एक कैश क्रॉप है, बिकॉज इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है जी। तो इसको हम एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग कहते हैं। मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा है, लेबर कम इस्तेमाल होती है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की टर्म भी इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। Next type of agriculture is called mixed farming और cultivation of crops alongside the rearing of animals, जिनको हम आम तौर पे जो है वो नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली हम जो नाम ले सकते हैं मिक्स फार्मिंग में, उसके बीच में अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग की टर्म भी यूज होती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब क्या है कि आपने इंटीग्रेट कर दिया लाइफ स्टॉक प्लस कल्टीवेशन, और साथ साथ चल रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप ये एक मतलब व्यू कर ही सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पे फॉडर लगाया हुआ है, और फॉडर जो है वो आपके लाइफ स्टॉक को सपोर्ट कर देगा, और लाइफ स्टॉक का जो वेस्ट है वो आपके लिए फर्स्ट फर्टिलाइजर्स का काम कर देगा। ठीक है, इसी तरह से कहीं पे आपको मलबरी और उसके ऊपर सिल्क वॉर्म्स और उसके साथ फिश फॉर्म्स, या पोल्ट्री फार्म और फिश फार्म कंबाइंड मिलेंगे। ये पोल्ट्री का वेस्ट है वो फिश की फीड के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह से कहीं पे आपको रो बाय रो क्रॉपिंग डिफरेंट नजर आएगी। और उसमें क्या है कि कहीं पे आपने देखा ही होगा, साउथ पंजाब में भी होता है, प्रैक्टिस में है कि जहाँ पे कपास की फसल होती है, बीच में कोई सब्जी लगा दी, या बीच में कोई मतलब आलू लगा दिए, तो वो रो बाय रो एट ए टाइम एक ही खेत के अंदर, या आप अगर सरगोदा साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे जो है आपको प्लांटेशंस मिलेंगी सिट्रस फ्रूट की, और नीचे जो है उन्होंने चारा लगाया होगा, या उसके नीचे उन्होंने गंदम लगाई होगी, वो दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको हम मिक्स फार्मिंग कहते हैं। और मिक्स फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है वो लोकल मार्केट की नीड्स के मुताबिक होती है। ठीक है जी। ये उसकी लोकल मार्केट पे डिपेंड करे। नेक्स्ट आते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो फॉरेस्ट को आमतौर पे क्लियर किया गया होता है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो कॉलोनियल टाइम का एस्पेक्ट है, और वो ये है कि जैसे अब बहुत बड़े टी के ब्रांड्स हैं या कॉफ़ी के ब्रांड्स हैं,
और चॉकलेट के ब्रांड्स हैं जो कि यूरोप बेस्ड है और अब अमेरिका बेस्ड भी है। ठीक है, लेकिन जो कॉफी प्रोड्यूस हो रही है वो तो ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल अमेरिका में या सब मतलब अफ्रीका में प्रोड्यूस हो रही है। और वो रॉ मटेरियल जो है वो फिर इन ब्रांड्स को बेचा जाता है और वहां से फिर वो प्रोडक्ट फिनिश गुड के तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में आता है। सो आमतौर पे तो यही होता है कि जो कमर्शियल फार्मिंग टाइप मेथड है, जिसके अंदर एक कंपनी या गवर्नमेंट जो है वो कुछ बड़ा फार्म लैंड जो है उसको परचेज कर लेती है और वहाँ पे एम्प्लॉयर किया जाता है लेबर को, जो कि लोकल लेबर होती है। और ये जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे यहाँ पे आप टी पिकिंग देख रहे हैं या ये बनाना की प्लांटेशन देख रहे हैं, ये एक एस्पेक्ट है प्लांटेशन फार्मिंग का कि इसके अंदर इनपुट्स क्या है और इसकी प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगी। लेकिन दूसरा इसमें एस्पेक्ट क्या आता है, दूसरी चीज इसमें क्या ऐड अप होती है, वो ये कि यहाँ पे ये आम एग्रीकल्चर से इस बेस के ऊपर भी डिफर करती है कि इसमें पौधे को लगा रहने दिया जाता है। जैसे कॉटन है तो कॉटन की पिकिंग कर ली जाए लेकिन कॉटन के पौधे को रिमूव ना किया जाए। या अगर गन्ना है तो गन्ने को ऊपर से काट लिया जाए, यानी कमाद को ऊपर ऊपर से काट लिया जाए लेकिन फिर वो रीग्रो करे। ठीक है, तो उसको हम प्लांटेशन फार्मिंग कहेंगे। सो कॉफी है उसको भी पिक कर लिया जाता है, कोका बीन्स को पिकिंग कर ली जाती है, सिट्रस फ्रूट्स की भी पिकिंग हो जाती है। या अब जैसे हम खैरपुर की बात करें तो वहाँ पे डेट पाम के प्लांटेशन है, तो वहाँ पे वो पौधे मौजूद रहते हैं और उन पौधों से के ऊपर से प्रोडक्ट जो है वो जरूर हार्वेस्ट कर ली जाती है। तो दिस एक्चुअली रेफर्स टू प्लांटेशन। बिल्कुल इसमें जैसे आप यहाँ पे प्लांटेन, ये इसको बनाना की प्लांटेशन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको शुगर केन की प्लांटेशंस भी मिलेंगी और फ्रूट्स की मुख्तलिफ टाइप्स भी मिल सकती हैं। ठीक है जी, प्लांटेशन फार्मिंग के बाद नेक्स्ट टाइप आती है विच इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग, और इसको हम मार्केट गार्डनिंग भी कहते हैं। और मार्केट गार्डन्स आर यूजुअली दे आर क्लोजर टू द सिटीज। यूनिवर्सल एक रूल होगा, मार्केट गार्डनिंग या ट्रक फार्मिंग को आपने मैप पे नहीं देखा था, लेकिन आप चाहे न्यूयॉर्क में रह रहे हो, चाहे आप लंदन में हो, चाहे आप पेरिस में हो, तो जो सराउंडिंग एरिया होगा, सबर्बन और एक्सर्बन एरिया होगा, वहाँ पे जो फार्म लैंड्स होंगी, ज्यादातर वहाँ पे वेजिटेबल ग्रोअर्स होंगे। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स जो कि फ्रेशली सेल आउट होने होते हैं, यानी कि उनमें अगर उसकी पेरिशेबल नेचर है उस कमोडिटी की, सो अगर वो मार्केट में लाने में देर हो जाए, वैसे तो अब लाहौर जो है वो कनेक्टेड है मुख्तलिफ साइडों से मोटरवेज के थ्रू, तो 2-2.5 घंटे पत्तों की से भी, मतलब 1.5-1 घंटे में सब्जियां वगैरह और चीज़ें जो है वो मार्केट की पहुंच जाती हैं शहर तक। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर प्रेफरेंस यही दी जाती है नेचुरल रूल के तहत कि जितने भी शहरों के सराउंडिंग एरियाज होते हैं वहाँ पे ये प्रैक्टिस की जाती है, जिसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। तो सीधा है कि ट्रक आएंगे, मतलब इसमें स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ट्रक्स आएंगे, फिल किए जाएंगे और फौरी तौर पे मार्केट में भेज दिए जाएंगे। इस बेस के ऊपर इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं और इसी बेस पे इसको मार्केट गार्डनिंग भी कहा जाता है कि मार्केट बेस्ड गार्डनिंग है। मार्केट की डिमांड डेली बेसिस पे होती है और डेली बेसिस पे जो कमोडिटी है वो सप्लाई कर दी जाती है। So this actually is a localized factor based type of agriculture, जो कि आमतौर पे जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लावर्स एज अ कैश क्रॉप, क्योंकि फ्लावर्स जो है वो भी फ्रेश रिक्वायर्ड होते हैं बाय द कस्टमर। और फ्लावर्स की जो शॉप्स होती हैं उनकी सप्लाई आपको सराउंडिंग से आ रही होती है, सराउंडिंग्स ऑफ द सिटी से। ठीक है जी, ये सारा जो सेटअप आपने पढ़ा है, ये जो सारी टाइप्स पढ़ी हैं, ये है एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन सेक्टर से रिलेटेड, यानी कि जिसको हम टेंडिंग ऑफ क्रॉप्स कह रहे थे, कल्टीवेशन। अब आ जाते हैं टुवर्ड्स द एनिमल साइड। सो इसमें आपको नोमैडिक पैस्टरलिज्म जो है ये बेसिकली नोमैडिक हर्डिंग कहलाती है। और इसमें भी ओपन स्पेसेस, कॉमन लैंड्स होती हैं, ये इनकी अपनी ज़मीनें नहीं होती। पहाड़ी इलाकों में जो चरागाहें होती हैं वहाँ पे ये लोग जो है वो अपनी मूवमेंट को मेंटेन रखते हैं, चाहे वो सीजनल मूवमेंट्स हों, जब सर्दियों के मौसम में वो वादियों में आ जाएंगे और गर्मियों के मौसम में दोबारा पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे सब्जा दोबारा से ग्रो कर देगा। या फिर ये डेजर्ट टाइप एरियाज में भी नजर आते हैं कि जहाँ पे ये वाटर होल टू वाटर होल, वाटर सप्लाई टू वाटर सप्लाई, या ग्रीनरी जहाँ पे अवेलेबल मिल जाए
वहां पे ये सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर आगे मूवमेंट करते हैं। अब इनकी मूवमेंट और इनकी जो मतलब यूटिलिटी है वो क्या है कि इन्हीं एनिमल्स की जो स्किन है वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, इन एनिमल्स की मीट को इस्तेमाल करेंगे, इनका फाइबर जो है वो आगे फैब्रिक्स बनाने में, इनकी लोकल लोकल जो पॉपुलेशन है वो इसको यूटिलाइज कर रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप है, इसको हम कहते हैं डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग इज अ क्लास ऑफ एग्रीकल्चर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री है लेकिन मिल्क के लिए, और मिल्क को भी हम देखते हैं कि फ्रेश सप्लाईज रिक्वायर्ड होती है बाय द मार्केट। तो आमतौर पे आप तबेले देखेंगे या डेयरी फार्म्स देखेंगे जो कि शहरों के इर्द गिर्द आबाद होते हैं। पहले तो लाहौर शहर के अंदर भी गुजर वगैरह और ग्वाले जो थे वो मौजूद होते थे, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स की वजह से इनको शहरों से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अदरवाइज गली मोहल्ले के लेवल पे ही आपको गवाला मिल जाता था और वहीं पे जो है फ्रेश सप्लाई ले ली जाती। लेकिन अब जो अगर देखा जाए और किसी भी लेवल पे देख ले, पास पेपर्स में देख ले, अगर ऑस्ट्रेलिया में हम रैंचिंग को और डेयरी फार्म को कंपेयर करें तो डेयरी फार्म हमेशा शहरों के पास होगा। सो अगर आप क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट में शहरों के नाम तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के पता लग जाते हैं कि कहीं पे मेलबर्न है, कहीं पे पर्थ है, कहीं पे कैनबरा और सिडनी है। तो लाजमी बात है कि शहरों के पास जो है वो डेयरी फार्म्स होंगे, क्योंकि एक तो जमीन महंगी होती है, तो थोड़ी सी लिमिटेड जगह के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को कंस्ट्रेंट कर लिया जाता है, वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है। कोई बड़ी मूवमेंट नहीं होती, कोई बड़े बड़ी चरागाहें नहीं होती, बल्कि एक लिमिटेड जगह के ऊपर मल्टीपल जानवर रख लिए जाते हैं। तो ये इंटेंसिव तो हो ही जाता है। इंटेंसिव के साथ साथ दूसरी बात, ये ट्रक फार्मिंग से काफी रिजेंबल करता है, और उसकी वजह ये है कि इट इज एक्चुअली ड्यू टू द फ्रेश डिमांड, यानी कि फ्रेश मिल्क की जो डिमांड है वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाकी जहाँ पे पैस्चराइजेशन है और दूसरे एलिमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पे कलेक्शन सेंटर्स बने होते हैं, वो एक अलग मामला है डेयरी के सेक्टर के अंदर। लेकिन ज्यादातर जो रेडिली अवेलेबल मिल्क होता है वो शहरों तक जो लाया जाता है वो यहाँ से सप्लाई होता है। ठीक है जी। नाउ द लास्ट टाइप इज कॉल्ड द रैंचिंग। बहुत एक्सटेंसिव एरियाज के ऊपर रैंच लैंड्स बनाई गई होती हैं। आमतौर पे ये वो एरियाज होते हैं जो कि एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव नहीं है, सूटेबल नहीं है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है जी। सेमी एरिड टाइप एरियाज, टेक्सास को देख लें, आर्कनसास को देख लें, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े जो डेजर्ट टाइप एरियाज हैं वहाँ को देख लें, तो वहाँ पे बड़े बड़े फार्म लैंड्स हैं जहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग की जाती है। ठीक है, सो ranch is an area of land including various structures, mountains भी होंगी और फीचर्स भी होंगे given primarily to ranching। और हमारे पास भी पोटेंशियल है बलूचिस्तान के अंदर, फिर आपका पंजाब में चोलिस्तान रीजन है या पोठवार का इलाका है, यहाँ पे ग्रेज किया जाता है, यानी लाइफ स्टॉक को लार्ज स्केल के ऊपर ब्रीड किया जा सकता है। दैट कैन बी ए पोटेंशियल मीट बास्केट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे मैसिव स्केल के ऊपर हम ये काम कर सकते हैं। सो इसको एनिमल रैंचिंग का नाम दिया जाता है। सो रैंच बेसिकली जो है वो मेंटेन की जा रही होती है बाय हॉर्स बैक राइडर्स, जैसे मैंने गाउचूस का नाम लिया, अर्जेंटीना और पंपास के इलाके या अर्जेंटीना और यूरागवे के जो काउबॉयज हैं, या फिर आप इसको काउबॉयज ऑफ नॉर्थ अमेरिका देख सकते हैं। अब तो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी जो है वो और ड्रोन्स के थ्रू भी एनिमल्स को इस तरह से ड्राइव किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, लुक आफ्टर किया जाता है। ठीक है जी। तो रैंचिंग इज वेरी एक्सपेंसिव लैंड बट इट इज ओन्ड बाय यू। ठीक है, जो नोमैडिक हर्डिंग है उसमें लैंड कॉमन्स की थी, वो स्टेट की लैंड होगी। इसी तरह से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में जो लैंड है वो स्टेट की लैंड होगी। दैट विल नॉट बी अ लैंड जिसको हम कहेंगे इट इज बाय परचेज बाय समबडी। और जहाँ पे परचेज का जिक्र आ सकता है, जहाँ पे लैंड ओनरशिप का जिक्र आ सकता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर में आपको ओनरशिप मिलती है, आपको डेयरी फार्मिंग में ओनरशिप मिलती है, रैंचिंग में लीज का एलिमेंट भी होता है, लेकिन आमतौर पे ये ओन्ड पर्सनली ओन्ड होती हैं। और इसी तरह से जो है वो एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग में भी पर्सनली ओन्ड एक्सटेंसिव फार्म लैंड्स होती हैं।
ठीक है जी। अब जो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पास में देखा जाए एक दफा तो ये सारों के ऊपर कंबाइंड क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा। दो के ये आप देख लें, 6 हेडिंग्स जो थी वो आपकी कल्टीवेशन की थी, तीन जो थी वो एनिमल हस्बेंड्री या चले आप एनिमल साइड से, लाइफ स्टॉक से रिलेट कर लें, 9 हेडिंग्स बनती हैं। और एक एक पैराग्राफ लिखा जाए इनके ऊपर, तो ये तकरीबन 5 से 6 पेजेस के ऊपर अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये आपने पास में देखा होगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशनशिप, वो डिफरेंशिएट करने को क्वेश्चन दे देते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द रैंचिंग एंड डेयरी फार्मिंग। तो आप सीधा सीधा जो एट्रीब्यूट्स और जो खसूसियात और जो कुछ इंफॉर्मेशन आपको डेयरी फार्मिंग के बारे में आप वो मेंशन कर दें, और इसी तरह से आप इंफॉर्मेशन जो है वो रैंचिंग की मेंशन कर दें दो सेपरेट हेडर्स में, तो आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक जिसको हम कवर कर रहे थे एज द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कल हम लोग क्रॉप्स को कवर करेंगे और रिसोर्सेज को कवर करेंगे। और व्हाट इज द डे टुडे, अब मेरा ख्याल है हमारी क्लास जो है वेडनेसडे, वो कल थर्सडे को हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस विल बी कवर्ड। ठीक है जी। फिशरीज बेसिकली अब एक्वा कल्चर इसमें शामिल तो होता है, एक्वा कल्चर को इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अब ऐड किया जाता है, मतलब पोल्ट्री को भी आप देखें इसमें नहीं मेंशन किया गया हुआ। लेकिन सिर्फ बहुत सारे और कल्चर्स हैं जो कि पैरेलल चलते हैं, जैसे फिशरीज है वो एक्वा कल्चर है, फिर उसके बाद सिल्वी कल्चर है जो कि मतलब सिल्क वॉर्म्स को ग्रो करना है। ठीक है, फिर बी कीपिंग है वो भी इसमें आ जाती है। तो ये बीच में ऐड तो होते हैं, लेकिन जो लार्ज स्केल एस्टैब्लिश्ड आपको नजर आ रही है सेक्टर्स, वो इसमें आपने स्टडी किए। ठीक है जी। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और कल हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज और इंडस्ट्री के हवाले से चीज़ों को कवर करेंगे।